नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने फ्यूडलिज्म समझा एज अ कॉन्सेप्ट और हमने यह समझा कि फ्यूडलिज्म इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। फिर हमने देखा कि कैसे रीजंस लाइक क्रूसेड्स, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल marked the beginning of Christian globalization because as soon as Constantinople पर ऑटोमन एम्पायर का अधिकार हो गया था तो सारे ट्रेड रूट्स बंद हो गए। और फिर जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के थ्रू अमेरिकाज एंड अ ट्रेड रूट टू इंडिया की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक अब यूरोप के फेवर में जाने लग गई। और दैट आई सेड वाज द बिगिनिंग ऑफ Christian globalization. And we also understood जो स्लोगन था गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड मतलब इकोनॉमिक रीजंस, ग्लोरी मतलब पॉलिटिकल रीजंस वेयर मोनार्क वांटेड टू एक्सपैंड देयर पावर्स, एंड गॉड वाज दैट आप जब भी कहीं नई जगह पर जाएंगे, नई कॉलोनीज एस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ यू विल हैव टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो ये आइडिया पे क्रिश्चियन ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। और फिर हमने समझा कि इसके बाद लगभग स्थिति एकदम से बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फ्रॉम अमेरिकाज एंड बिकॉज ऑफ अल्टरनेट ट्रेड रूट्स टूवर्ड्स ईस्ट, स्थिति और जो बैलेंस था वो अब यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अब आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले कैसे, मतलब किन स्टेप्स में इस ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक व्यावसायिक क्रांति आई। व्यावसायिक क्रांति का मतलब बिजनेस रेवोल्यूशन। और बिजनेस रेवोल्यूशन के क्या क्या मतलब है बिजनेस रेवोल्यूशन का, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस रेवोल्यूशन में द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टुक शिफ्ट। हमने पहले जब समझा था तो हम आपको याद होगा कि फ्यूडल सेटअप में, फ्यूडलिज्म के दौरान एक मैनर प्रणाली होती थी, एक गिल्ड प्रणाली होती थी। और हमने क्या कहा था कि करेंसी का उतना उपयोग होता नहीं था क्योंकि ट्रेड वेड कुछ चलता नहीं था। जितना प्रोड्यूस करता था वो अपने खाने के लिए रख लेता था और बाकी फिर मैनर मतलब लॉर्ड ड्यूक की लैंड पे काम करके जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था वो ड्यूक अपने हिसाब से रख लेता था और थोड़ा बहुत मोनार्क को दे देता था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा ट्रेड आपको जब शुरू हो जाता है तो अब व्यापारी, पहले तो सबसे पहले प्रोडक्शन चेंज हुआ फॉर द गिल्ड्स, है ना, जहाँ पे पहले प्राइजेज एक लॉर्ड के लेवल पे ही फिक्स हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होता था, व्यापारी अब सीधे जो आपके गिल्ड वर्कर, जो आर्टिसंस हैं, उनके पास डायरेक्टली जाने लग गए और वो कुछ ऑर्डर दे देते थे। फिर उस ऑर्डर में का कुछ एडवांस में पैसे दे देते थे और फिर वो जब ऑर्डर तैयार हो जाता था तो उसके बाद बाकी बचा हुआ अमाउंट दे दिया जाता था। शुरू में कच्चे माल पर आर्टिसंस का अधिकार था, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ सस्ता सा माल खरीद के जब बना के देते थे तो आर्टिसंस को मुनाफा हो जाता था। बाद में जो व्यापारी थे उन्होंने ही कच्चे माल पे भी अपना अधिकार जमा लिया सो दैट दे कुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अब व्यापारियों को इसके कारण से ना तो इंफ्रा की कॉस्ट लगती थी क्योंकि ये आर्टिसंस के घर पे ये सब बन रहा होता था, इक्विपमेंट की कॉस्ट भी नहीं लगती थी क्योंकि इक्विपमेंट भी आर्टिसंस का ही होता था, है ना। तो इसके कारण जो इन्वेस्टेड कैपिटल था, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया करते थे व्यापारी, उस पे मुनाफा बढ़ने लग गया। तो आप देखेंगे कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही बदल गया, राइट। द अदर बिट हियर वाज द मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या होता था, एक गिल्ड या होती थी जो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या स्टोर होता था। अब नई नई जॉइंट स्टॉक कंपनीज या रेगुलेटेड कंपनीज बनने लग गई। अगर आप थोड़ा भी मतलब
अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बताया था, राइट? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी उस समय का एकदम मॉडर्न इन्वेंशन था, और हमने ये भी कहा था कि ये कंपनी आज की जो कॉरपोरेट्स होती हैं उसकी एंसेस्टर थी, है ना? सो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टोर होता था, अब बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनने लग गई। इन लोगों ने अपने लिए कैपिटल भी रेस करना शुरू कर दिया बाय इशूइंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इन द मार्केट। और इस कारण से एक तीसरे सेक्टर का फिर वहां से जन्म हुआ जो कि करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम बना, राइट? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आप माल के एक्सचेंज में पैसे को यूज करके अपने माल को इधर से उधर पहुंचा रहे हो, नए ऑर्डर्स दे रहे हो, नया माल बन रहा है, और इसके लिए एक करेंसी और बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ सो दैट दीज न्यू कंपनीज कुड conduct distribution across different continents, across different colonies that they had established. एक जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए हिस्ट्री पढ़ते समय, वो एक सिंपल आइडिया अगर आप याद रखेंगे, विच इज कि जब भी कोई इकोनॉमिक चेंज होता है, दैट इकोनॉमिक चेंज विल ऑलवेज लीड टू सम सोशल चेंज। और फिर जब सोशल चेंज होता है तो सोशल चेंज के कारण आपके थॉट में भी कोई चेंज आपको होते हुए दिखेगा। तो अभी आप देखेंगे जब हम फ्यूडलिज्म जब गिर गया, द फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, एंड व्हेन दिस न्यू बिजनेस रेवोल्यूशन, व्यावसायिक क्रांति आई और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स में जब चेंज हुआ, तो ये एक इकोनॉमिक चेंज है, राइट? तो इससे अब हम देखेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला जो हमने समझा था कि फ्यूडलिज्म एक सोशल अरेंजमेंट था, तो सबसे पहले दिस विल लीड टू फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। क्यों? क्योंकि देखिए, बैकबोन ऑफ फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर। पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था ऑफ फ्यूडलिज्म वाज एग्रीकल्चर, और करेंसी यूसेज लो था। अब जब ये बिजनेस रेवोल्यूशन हुई और करेंसीज वर इंट्रोड्यूस, तब बोथ, मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेशन पहले भी दिया था कि बोथ लॉर्ड्स एंड फार्मर्स बिकेम अट्रैक्टेड टू मनी। लॉर्ड्स ये सोचने लग गए कि अरे, मैं अपने प्रोड्यूस पे खुद ही पैसे कमा के नए मजदूरों को रख सकता हूं हु विल प्रोड्यूस मोर एंड विल हैव मोर प्रोडक्टिविटी। सेम फॉर फार्मर्स, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि जो हमारी लैंड पे सरप्लस है उसको हम मनी के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना? तो ये सबसे पहले दिस लेड टू फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, क्योंकि अब वो मैनर सिस्टम में बंधे रहने का कोई मतलब ही नहीं था, राइट? यू कुड इजीली गेट मोर मनी और सब्सटैंशियल मनी फ्रॉम योर प्रोड्यूस इन द मार्केट। दूसरा चीज क्या हुआ, एक और रीजन है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ, देखिए हिस्ट्री में कभी भी ऐसा सिंगुलर रीजन की तरफ अट्रैक्ट मत होइएगा। सिंगुलर रीजन वाले ऑप्शन मैं कहूँगा हमको थोड़े दूर रखने चाहिए। हमेशा मल्टीपल रीजंस होते हैं और उन मल्टीपल रीजंस में कोई एक रीजन डोमिनेट कर रहा होता है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजन ही था, द अदर रीजंस वर पॉलिटिकल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, वॉर्स लाइक 100 ईयर वॉर्स जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ, वॉर ऑफ रोजेस जो इंग्लैंड में एक सिविल वॉर हुआ, दे ऑल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑल्सो हुए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कैनन्स, तोप और तोपखाने डेवलप होने लग गए। तो अब तोप और तोपखाने जब डेवलप हुए तो कैसल्स का जो इम्पैक्ट था ऑन वॉर्स, कि ये कैसल बिल्ड हो गया तो बहुत मुश्किल है उसको ब्रीच करना, वो अब कैसल्स वर नॉट सेफ एनी मोर। एंड देन तीसरी चीज क्या हुई कि अब ये जब फ्यूडल लॉर्ड्स वीक होने लग गए, दैट लेड टू द राइज ऑफ मोनार्की। मतलब मोनार्की पहले भी थी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावरफुल मोनार्की, ऐसी मोनार्की जिसके हाथ में ब्यूरोक्रेसी है, टैक्सेशन सिस्टम है, आर्मी भी उसी की है, ऐसी मोनार्की का राइज होने लग गया। दे टुक द एडवांटेज ऑफ द फॉल ऑफ
फ्यूडलिज्म। फिर भी मैं इस पे एम्फेसाइज ज़रूर करूँगा कि इसका जो मेन रीज़न था वो इकोनॉमिक रीज़न ही रहा, राइट, विच वॉज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बदलाव आ जाना एंड करेंसी एंड ट्रेड का इंट्रोडक्शन के कारण वो बदलाव हुआ। तो the main reason for fall of feudalism was economic, but then we also know that there were other political reasons and technological reasons as well. अच्छा, अब फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म जब हम कहते हैं तो ये जो नोबल्स वगैरह है इनका थोड़ा सा मतलब पावर, मतलब इनकी इकोनॉमिक पावर में कमी आ गई, बट जो इनका सोशल स्टेटस था, जो इनके विशेषाधिकार थे और जो इनका टैक्सेशन स्टेटस था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अभी भी इनके वो जो विशेष अधिकार है कि हम टैक्स नहीं देंगे, हमको टैक्सेशन से बचा रहे, हम टैक्स नहीं देंगे, प्लस हमारा सोशल स्ट्राटा या क्लास वो अभी भी एक मतलब साथ में, मतलब द फर्स्ट एस्टेट जो हमने कहा था, राइट, नोबल्स एंड प्रीस्ट एंड फार्मर्स एंड आर्टिसंस, ये जो तीन एस्टेट्स बनाए थे, तो उसमें भी अभी भी ये लोग फर्स्ट एस्टेट के ही में ही रहे, इनकी सोशल सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया। एंड नाउ दिस बिजनेस रेवोल्यूशन विल pave way and lay the foundation for the development of capitalism. पूंजीवाद का यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और पूंजीवाद का मतलब क्या है थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं। देखिए, पूंजीवाद में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एंटीक वस्तु है, ठीक है, और अब आप वो एंटीक वस्तु बोल दे कि ये तो हमारे परदादा की है, ऐसा है ऐसा, इसलिए हमारे लिए ये बहुत कीमती है। अब आपके लिए वो कितनी ही कीमती हो, ठीक है, पर अगर मार्केट उसकी वैल्यू बना देता है 500 रुपए, तो वही उसकी अल्टीमेट बिकने वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स का इवैल्यूएशन है, जो चीज़ों का इवैल्यूएशन है, दैट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट देन द इनहेरेंट वैल्यू। उसकी कोई आंतरिक मूल्य उस वस्तु का नहीं है, पर मार्केट के हिसाब से ही उस वस्तु का मूल्य डिसाइड होगा। सो द इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड बेस्ड ऑन मार्केट, ये एक कैपिटलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर यही कैपिटलिज्म आगे चल के हम देखेंगे, हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के टाइम भी समझा था कि ये पहले कमर्शियल कैपिटलिज्म, फिर बाद में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और फिर आगे चल के फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म आएगी, और इनके बारे में भी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर समझेंगे इन सारी डिफरेंट स्टेजेस को। दूसरी बात क्या थी, अभी जो इनिशियल कैपिटलिज्म था ये मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म था, एकाधिकारवादी कैपिटलिज्म। मोनोपोलिस्टिक मतलब कि आपको याद होगा कि ये जो मोनार्क्स थे, इन्होंने बहुत सारे केस में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में भी मोनोपोली का अधिकार दे दिया था, राइट। तो ये रिमेंबर करना है कि ये एकाधिकार मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अधिकार जमाने के लिए आई तो उसके साथ कॉम्पीट करने वाली कोई कंपनीज नहीं थी। और क्यों नहीं थी ये भी हमने उस समय समझा था, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए, मोनार्क को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने लिए चाहिए था, और जब भी आप कंपटीशन करा देंगे 3 या 4 कंपनीज का, तो ओवरऑल मुनाफा कम हो जाएगा। सो मोनार्क वांटेड कि एक ही कंपनी मुनाफा कमाते रहे और हमको उस मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता ही रहे। एंड ऑल ऑफ दिस, अब आ गए हम उस जगह पर जहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी इकोनॉमिक चेंज होगा तो कोई सोशल चेंज होगा उस इकोनॉमिक चेंज के कारण। और यहां पर क्या सोशल चेंज हुआ, एक व्यापारी वर्ग स्थापित हो गया, ट्रेड, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन स्थापित हो गए, और यही वर्ग मिडिल क्लास कहलाया। मिडिल क्लास मतलब आप समझ ही गए होंगे, पहले क्या था कि सिर्फ फार्मर, आर्टिसन, नोबल्स एंड प्रीस्ट थे, उनके बीच में कोई एक क्लास था ही नहीं। अब उनके बीच में भी एक क्लास आ गया जिसको हमने फिर मिडिल क्लास कहा। सो दिस इकोनॉमिक चेंज
लेड टू द राइज ऑफ मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास विल नाउ प्ले अ मेजर रोल इन अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट वी विल सी अहेड। अच्छे से समझ गए हम कि पहले फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म क्यों हुआ, क्योंकि व्यावसायिक रेवोल्यूशन आई, वो एक आर्थिक परिवर्तन है, इकोनॉमिक चेंज है। और फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म जब होने लग गया तो राइज ऑफ मिडिल क्लास भी हुआ उस आर्थिक चेंज के कारण। यहां तक अब हम जब पहुंच गए हैं तो नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड रिनाइसेंस, पुनर्जागरण। रिनाइसेंस का मतलब है नींद से जागना, टू वेक फ्रॉम योर स्लम्बर या स्लीप। और रिनाइसेंस एक स्टडी करने का मेथड भी बना। अब क्या स्टडी करा यहां पर? यहां पर रिनाइसेंस के दौरान स्टडी किया गया क्लासिकल लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम। और इनको क्लासिकल लिटरेचर क्यों कहा गया? क्लासिकल का मतलब हुआ कि these are so good, they were so that part, like people said that is so good कि it could become a benchmark for the society, for the coming generation, की इस यहां से हम इंस्ट्रक्शन फॉर द कमिंग जनरेशन ले सकते हैं, इसलिए उसको क्लासिकल लिटरेचर कहा गया। और अब हमको एक और चीज समझनी चाहिए कि जब ग्रीस और रोम, हमको याद होगा कि ग्रीक्स एंड रोमन्स बोथ वर, वहां पर पॉलीथीइज्म था, पेगनिज्म। तो पेगनिज्म और पॉलीथीइज्म इन सोसाइटीज में उस समय रहा था। और इस कारण से आप देखेंगे कि चर्च के नियंत्रण से मुक्ति की भी इसमें एक भावना थी। चर्च क्या कहता था कि एक भगवान, मोनोथीइज्म पे फोकस करता था, ठीक है, और भगवान से कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, तो ऐसा चर्च का कहना पड़ता था। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दे सेड कि देखो तुम्हारे पहले भी जो रोम एंड ग्रीक में तो बहुदेववाद था, तो हम तो उसको भी जाकर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एंसेस्टर्स ही तो हैं। मतलब ऐसा हुआ ना कि आपके जैसे आपके पिताजी ने आपको कुछ रूल या रेगुलेशन बताया और आपने उनको बोल दिया कि नहीं, बट परदादा जो थे या हमारे परदादा के भी कोई और जो पूर्वज थे वो तो ये कहते थे, और उसके बेसिस पे आप वो परदादा ने जो कहा था उसको फॉलो करने लग गए, ओवर रूलिंग समथिंग दैट योर फादर माइट हैव टोल्ड यू, राइट। तो यही आप देखेंगे यहां पर कि दैट दे वेंट फार बैक टू ग्रीक एंड रोमन टाइम्स एंड स्टार्टेड सेइंग कि यहां पर तो पॉलीथीइज्म है, यहां तो पेगनिज्म है, यहां तो बहुदेववाद है, तो हम तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो एरिस्टोटल, प्लेटो, पेट्रार्क, प्लूटार्क, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, इन सब की बातों को लोग समझने लग गए, इन सब की बातों पर बहुत ध्यान जाने लग गया एज अ पार्ट ऑफ रिनाइसेंस या पुनर्जागरण, है ना। और प्राचीन देवताओं को जब फिर जो ग्रीक एंड रोमन गॉड्स होते थे उनको ह्यूमन बीइंग के सहयोगी की तरह देखा जाता था कि ये ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ऑफ कोर्स दंड भी देते हैं, बट सहयोग, साथ में कुछ हेल्प करते हैं, इस तरीके से देखा जाता था। और हमने क्या समझा था कि क्रिश्चियनिटी में मानव को एक पापी प्राणी के रूप में फ्रेम किया जाता था कि मानव तो सिनर है, human beings are full of sins, they have committed sin, that is why they are here। but हम फिर से क्या देखते हैं कि जो पुराने प्राचीन देवी देवता हैं वो they are supporting the human being, and therefore जो रियलिटी और जीवन में जीने की स्पिरिट, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और यही आगे चल के ह्यूमनिज्म का फोकस बनेगा। आगे क्या चल के, अभी रिनाइसेंस का ही पार्ट है ये भी, कि ह्यूमनिज्म पे, मानववाद पे, कि यार इंसान भी भगवान के ऑलमोस्ट समक्ष है ना, ईश्वर के समानांतर इंसान पर
फोकस किया गया। तो व्हाट वाज डिफरेंट आइडियाज दैट टुक सेंटर स्टेज ड्यूरिंग रिनाइसेंस? क्या क्या अलग अलग आइडिया थे? तो अलग सबसे पहले क्या हुआ? क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस आने लग गया। क्यों? क्योंकि जब ये समझ में आता है कि अरे जीवन को बदलने के लिए हम ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि भगवान पे ही या भगवान के तरीकों पर ही लाइक प्रेयर्स एंड लुकिंग अप टू गॉड फॉर टू चेंज योर लाइफ। हम खुद भी अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी खोजी प्रवृत्ति को लेकर अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। और ये वही समय है, न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, इन सब ने इस तरफ ध्यान दिया, खोजी दृष्टि की तरफ। मतलब खोजी दृष्टि का मतलब कि जैसे देखिए अब एक फल गिरा है ना, तो पहले रोमन कैथोलिक चर्च क्या कह देगी, यार ये कोई क्वेश्चन मत पूछो, ये भगवान की मर्जी से ये फल गिरा, राइट? बट नाउ यू आर आस्किंग कि भाई क्यों गिरा, व्हाट प्लेड अ रोल इन दिस फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो ये सिंपल जो एक चेंज आने लग गया, उसके कारण से क्यूरियोसिटी पे फोकस बढ़ गया। सेकंड चीज क्या हुई कि जैसे ही ह्यूमन पे फोकस आने लग गया, the spirit of adventure, the spirit of glory, that also started rising up। और इसी कारण से जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है उसमें यही तो हुआ कि अगर हम कोई रिस्क लेते हैं, कितने ही सेलर्स गए होंगे आप खुद सोचिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक दिन वास्को ड गामा या कोलंबस निकले और उन्होंने कुछ सडनली डिस्कवर कर लिया। बहुत सारे सेलर्स गए और जो सेलर सक्सेसफुल नहीं भी हुए उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, right? And these sailors went ahead in those seas to discover new maps and develop cartography of the world in the hope of the glory, in the spirit of self glory। तो ये दूसरा बहुत बड़ा चेंज आया, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, इस पे फोकस ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर तीसरा जो मैंने कहा, मानववाद, ह्यूमनिज्म का जन्म हुआ, वेयर आई सेड कि अब ह्यूमन को एक पापी प्राणी की तरह नहीं बट एक ईश्वर के समानांतर, कि ईश्वर ने कुछ बनाया है हमारे लिए तो हम भी अपने लिए कुछ न कुछ बना सकते हैं। और हमारी एक इंडिविजुअलिस्टिक पहचान है, हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है अदर देन गॉड, इस पे अब फोकस आने लग गया। तो ये ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। फिर चौथा, अब भी जो मैंने बोला, हमारी आइडेंटिटी मतलब व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति की आइडेंटिटी पे, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पे एम्फेसिस बढ़ गया। और यहीं से ही ऑटोबायोग्राफी लिखने का चलन शुरू हुआ। पहली ऑटोबायोग्राफी इसी दौरान लिखी गई थी, है ना? तो ये बहुत अच्छे से समझना है। एंड फाइनली आया धर्म निरपेक्षता। और ये धर्म निरपेक्षता वो जो आज का सेक्युलरिज्म है उससे मत कनेक्ट करिए। ये धर्म निरपेक्षता है कि लोगों को ये समझ में आने लग गया कि ये जो प्रीस्ट हैं, ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसका मैंने एक और आपको रीजन बताया था कि चर्च में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। And whenever such things happen, there is always a grapevine, there is always gossip happening about it in people। So इस कारण से भी अब ये समझ में आ गया कि यार थोड़ा धर्म से दूर, निरपेक्ष, कि हर चीज धर्म से कनेक्टेड ना करके थोड़ा धर्म निरपेक्ष बनेंगे। और इसलिए आप देखेंगे शेक्सपियर के कितने ही कैरेक्टर्स हैं जिसमें ह्यूमन फ्लॉ पे फोकस किया गया है ना, कि कैरेक्टर में बहुत सारी अच्छाइयां हैं बट कुछ फ्लॉज हैं जिसके कारण वो कैरेक्टर में अंत में चलकर उस कैरेक्टर का डिमाइस हुआ या कुछ गड़बड़ हुई उसकी लाइफ में। तो हर जगह देखेंगे कि लिटरेचर में शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, सर्वांटिस, फिर आर्ट में माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो डा विंची, पॉलिटिकल थॉट में माकियावेली, इन सब का फोकस अब धीरे धीरे करके ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आने लग गई। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये सब कुछ देखिए यूरोप के में ही इस चेतना
का डेवलपमेंट हो रहा है, ये कॉन्शियसनेस जो है ये यूरोप में डेवलप हो रही है, राइट। और इसलिए फिर अब धीरे धीरे हम देखेंगे ड्यू टू रिनाइसेंस अब प्रोग्रेस आगे होती आएगी। देखिए इकोनॉमिकली अब स्ट्रांग हो गए, क्योंकि हमने पिछली बार देखा एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के कारण इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आने लग गई, साथ साथ वैचारिक परिवर्तन भी आने लग गया। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आई, फिर हमने देखा सोशल चेंज आ गया, सोशल चेंज के बाद अब ये थॉट में चेंज आते हुए हमको दिख रहा है थ्रू रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का फोकस ध्यान रखिएगा, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म का मैंने जो आपको मतलब समझाया है वो समझिएगा, है ना। ये अभी फोकस्ड है प्रीस्ट के सेइंग और डूइंग के डिफरेंस पे, और इसलिए धर्म से दूर जाकर एक्सप्लोरेशन की बात यहां पर कही जा रही है। आज का एपिसोड हम यहीं पर थोड़ा सा पॉज लेंगे। अगले एपिसोड में हम दो चीजों पे बहुत फोकस करेंगे, विच इज क्या थे रीजंस फॉर रिनाइसेंस, क्या क्या कारण थे जिसके कारण से पुनर्जागरण के लिए कंडीशंस बन गई, और किन कंडीशंस ने पुनर्जागरण में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, रिनाइसेंस में हेल्प करी। और फिर हम समझेंगे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसको धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये सब बातों पे हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।